हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स। विजय एकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कराधान सहायक परीक्षा 2022 जो आपकी एग्जाम है। इसमें हम बात कर रहे थे खंड अ पर, जिसमें हमने इससे पहले वाले वीडियो में पूरे जो पार्ट ए था उस पार्ट ए को हमने उसकी पांचों यूनिट का जो 5 यूनिट में इसका सिलेबस डिवाइड है इसे समझा था। और इस 5 यूनिट से आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और यहाँ से पार्ट ए से आपका 150 मार्क्स का पेपर पूछा जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो में हम ये सभी बातें डिस्कस कर चुके थे। अब आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका पार्ट ए है, इसकी जो यूनिट 1 है, उस यूनिट 1 में आज हम बात करेंगे उसके जो टॉपिक आपको दिए गए उस टॉपिक में आखिर आपको क्या-क्या कवर करना रहेगा। जो आपकी यूनिट 1 है, जैसे आपकी यूनिट 1 क्या है पार्ट ए में, तो पार्ट ए में आपकी जो यूनिट 1 है वो है मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश की संस्कृति और मध्य प्रदेश के साहित्य पर बात करती है। तो आज हम इसमें ये देखेंगे कि आखिर ये जो मध्य प्रदेश का इतिहास है इसकी महत्वपूर्ण घटनाएं कौन-कौन सी है और कौन-कौन से राजवंश ऐसे हैं जो हमें इस पॉइंट के अंदर कवर करना है। तो इस पर हम आज बात करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट पार्ट बी पर क्लासेस चल रही हैं, पार्ट बी कॉमर्स पे जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको वीडियो क्लासेस मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगा और साथ ही साथ आपकी टेस्ट सीरीज भी इसमें रहेगी। इस कोर्स को आप विजय एकेडमी इंदौर का ऐप डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं। इसकी जो फीस है वो 2000 रुपये है और आप ऑफर लगा के ऑफर यूज करके ये प्राइस और कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। और आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप टीम आपकी हेल्प कर देगी। इस नंबर को आप सेव कर लेना 8962429653, और आप इस कॉलिंग नंबर को भी सेव कर लेना 9111906364। तो चलिए बात करते हैं और आपका जो पूरा टेस्ट शेड्यूल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ टेस्ट शेड्यूल शॉर्ट में। तो ये देखिए टेस्ट शेड्यूल भी देख लीजिए। आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो 13 अगस्त से ही स्टार्ट हो रही है। हर संडे को आपका टेस्ट होगा। ठीक है, आपको टॉपिक पहले ही बता दिए गए हैं, जो भी क्लास स्टूडेंट है उन्हें टॉपिक बता दिए गए हैं। तो उन टॉपिक से आपका ये जो टेस्ट 13 अगस्त को है वो उन्हीं टॉपिक से पूछा जाएगा। कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे? 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स का आपका टेस्ट रहेगा? तो आपका 300 मार्क्स का आपका टेस्ट रहेगा। आपके पेपर में भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, और ये टेस्ट किस मोड में होगा? ऑनलाइन मोड में होगा। जैसे ही आप टेस्ट पेपर सबमिट करेंगे ऑटोमेटिक आपके मार्क्स आपके समक्ष शो हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। ये इन्फॉर्मेशन देना थी मैंने आपको दे दी। तो देखिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख राजवंश पर। तो आपके सिलेबस में ये जो आपको सिलेबस दिया हुआ है कराधान सहायक परीक्षा का, इस सिलेबस में तो ये मेंशन है कि मध्य प्रदेश का इतिहास की कौन सी प्रमुख घटनाएं और प्रमुख राजवंश कौन कौन से, परंतु आखिर इस टॉपिक में आपको क्या क्या कवर करना पड़ेगा। तो जो भी स्टूडेंट नोट करना चाहें आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। तो आपका ये जो मध्य प्रदेश का इतिहास है क्या क्या है आपका, देखिए टॉपिक की हेडिंग क्या है? मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश के इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख राजवंश और प्रमुख राजवंश, ये आपको दिया गया है आपके वन पर। ये देखिए कि मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख राजवंश ये दिया है। तो आखिर अब आपको इसमें कवर क्या क्या करना है? तो आपको इसके अंदर देखिए क्या क्या कवर करते चलना है। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में आपको निम्नलिखित बिंदु कवर करना है, क्योंकि जो आपसे एमपी पूछा जाता है, आपकी एग्जाम एमपी की एग्जाम है, तो यहाँ पर जो आपसे एमपी पूछा जाता है वो अच्छा खासे लेवल पे प्रश्न होते हैं। आपको उनकी अच्छी तैयारी करने पर आप उनके आराम से आंसर दे पाएंगे। तो इस टॉपिक पर जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये जो आपका टॉपिक है, ये जो टॉपिक है काफी ज्यादा मतलब विस्तृत टॉपिक है। एक अपने आप में ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है और साथ ही साथ इस टॉपिक को याद रखने में भी स्टूडेंट को कठिनाई जाती है।
प्रॉब्लम जाती है, क्योंकि ये इतिहास से संबंधित है। तो काफी सारे इसमें आपको डेट याद रखना पड़ते हैं, कौन किस वंश का संस्थापक था, उसने क्या करा था, किसने कौन सा मंदिर स्थापित करा था, वो मंदिर कहाँ पर है। ऐसे कई सारे आपको इस एक टॉपिक में चीजें याद रखना पड़ती है। ठीक है, तो आखिर इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो चलिए नोट कर लेते हैं। तो इसके अंदर देखिए, आपको जब मध्य प्रदेश के इतिहास की बात करें, तो इसमें जो मध्य प्रदेश का पाषाण काल है, उस पे आपको वो पूरा याद रखना पड़ता है, पाषाण काल। तो इस पाषाण काल में आपको जो मध्य प्रदेश के इतिहास का पाषाण काल है, इसमें आपको जो पूरा पाषाण काल है, ठीक है, वो भी आपको पूरा तैयार करना पड़ेगा। पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, और फिर आपका इसी के अंदर आ जाता है जो ताम्र पाषाण काल है। ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो जो ताम्र पाषाण काल की बात की जाती है मध्य प्रदेश के इतिहास में, इसमें आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, ये सभी आपको इसमें कवर करना पड़ेंगे। साथ ही साथ फिर आपको इसमें जो ताम्र संस्कृति है, मालवा की ताम्र संस्कृति की बात की जाती है, वो भी आपको इसमें टॉपिक को तैयार करना पड़ेगा। मालवा की ताम्र संस्कृति की जो तांबे के अवशेष है, वो कहाँ पर मिले थे यहाँ से, तो ये एक अगेन इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो ये भी आपको तैयार करना है कि मालवा की ताम्र संस्कृति मतलब कहाँ से जो तांबा है, तांबे के साक्ष्य मिले थे, और तांबे की कौन कौन सी वस्तुएं मिली थी, किस स्थान से क्या मिला था। इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर मध्य प्रदेश में इतिहास में ही आपको जो वैदिक सभ्यता से, मतलब वैदिक सभ्यता में मध्य प्रदेश का क्या क्या कनेक्शन था, वो पॉइंट आपको कवर करना है। और साथ ही साथ यहाँ वैदिक सभ्यता में मध्य प्रदेश का उल्लेख मिलता है, वो पॉइंट्स आपको इसमें कवर करना है। ठीक है, तो ये पूरा के पूरा जो आपको कवर करना है, किसका कवर करना है, एमपी का। एक आपको जो जनरल एंशियन हिस्ट्री होती है, जो प्राचीन काल होता है, प्राचीन काल का इतिहास, वो आपको कवर नहीं करना है। आपको यहाँ पे जो पूरा पाषाण काल की बात की जाए, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, फिर मालवा की जो ताम्र संस्कृति है, वैदिक सभ्यता में कहाँ कहाँ मालवा का उल्लेख मिलता है, ये सभी बात आपको किसको ध्यान में रख के तैयार करना है, तो आपको एमपी को ध्यान में रखकर तैयार करनी है। ठीक है, फिर अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से राजवंश थे, राजवंश कौन कौन से थे, तो अब उस पर हम देख लेते हैं। तो देखिए, जो आपका है प्रमुख राजवंश, आपके सिलेबस में प्रमुख राजवंश भी आपको दिए हुए हैं। तो कौन कौन से ये राजवंश, तो आखिर कौन कौन से आपको राजवंश करना रहेंगे, तो वो भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो जब राजवंश की बात की जाती है, तो इस राजवंश में आपको जैसे मौर्य काल, ये भी आपको कवर करना है एमपी के संदर्भ में, मौर्य काल है। फिर सुंग वंश हो गया आपका, ये सब एमपी से जो जो कनेक्टेड चीजें, वो आपको इसमें कवर करना है। सुंग वंश हो गया, सातवाहन वंश हो गया। ठीक है, मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट भी मार्क करा दूंगा कि कौन से वंश हैं जो मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, फिर हिंद यवन हो जाता है आपका, शक वंश हो जाता है, हिंद यवन हो गया, शक वंश हो गया, कुषाण वंश हो गया। कुषाण वंश के सिक्के मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ मिलते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कुषाण वंश हो गया, उसके बाद नाग वंश हो गया, नाग वंश कहाँ रहते थे, इनकी क्या राजधानी थी, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आभीर वंश हो गया। तो ये सब आपको एमपी के संदर्भ में तैयार करने हैं। बोधि वंश क्या है, मख वंश क्या है, बोधि और मग वंश का उल्लेख आपको कहाँ पर, मतलब ये वंश था, किस मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाया जाता था, वाकाटक वंश हो गया। तो ये सभी आपको मध्य प्रदेश का इतिहास की जब हम बात करते हैं, ये सब आपको कवर करना पड़ता है। फिर उसमें हम बात कर लेते हैं और टॉपिक के नाम देख लेते हैं। फिर आपको इसके अंदर जो गुप्त वंश है, गुप्त वंश का मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये आपको कवर करना पड़ेगा। फिर ओलिकर वंश, जो मालवा नाम देने का श्रेय किसे जाता है, ओलिकर वंश को जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मालवा नाम देने का श्रेय किस वंश को जाता है, मालवा नाम देने का श्रेय किस वंश को जाता है, तो ओलिकर वंश है जिसने मालवा नाम दिया था। परिवारजक हो गया, परिवारजक वंश है, और उच्चकल्प है। ये सभी आपको कवर करना पड़ते हैं, पर इसमें अब हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट
ये लेकिन इन सब में इम्पोर्टेंट क्या है जिनसे मेनली क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है, तो देखिए जो पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र संस्कृति, ताम्र पाषाण काल, वैदिक सभ्यता, इन सब में जहां जहां मध्य प्रदेश का जो उल्लेख मिलता है ये सभी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये तो आपका इम्पोर्टेंट सेगमेंट हो गया, ये वाले ये सभी इम्पोर्टेंट सेगमेंट है आपके, ये आपको पढ़ के जाना रहेगा। फिर अगेन मौर्य काल पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मौर्य काल का जो एमपी से कनेक्शन है उस पर मेनली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक ये कुषाण वन, नागवंश की राजधानी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मेनली। और गुप्त वंश, ओलिकर वंश, ये इंपॉर्टेंट वंश है इसमें जहां से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो क्या आपको बाकी छोड़ देना है? तो बाकी आपको छोड़ना नहीं है, हर में से आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेना है, परंतु जो आपको मार्क करा है इन्हें थोड़ा डिटेल में कवर कर लेना। ठीक है, सुंग वंश और सातवाहन वंश पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये सभी को आप थोड़ा डिटेल में कवर कर लेना। बाकी जो हिंद यवन हो गए, शक हो गए, आभीर वंश हो गया, बोधि हो गया, मक हो गया, वाकाटाक वंश हो गया, उच्चकल्प हो गए, परिवारजक हो गए, ये सब का आपको केवल इंपॉर्टेंट कुछ आपको लगे कि इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स मिल गया कुछ तो उसे आप पढ़ लेना। बाकी लेकिन जो आपको मार्क करा रखे इन्हें अच्छे से पढ़ के रखना, क्योंकि जनरली क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। फिर अब जो मैं आपको इसी में वंश बता रहा हूँ, तो ये जो वंश है ये वेरी आईएमपी वंश है, इन पे तो जनरली क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, जैसे त्रिपुरी शाखा। ठीक है, ये क्या थी, इनकी राजधानी कौन है, संस्थापक कौन है, किस वंश, इसमें किसने, किस राजा ने क्या काम करा था, तो अगेन त्रिपुरी शाखा आईएमपी हो जाती है। वेरी आईएमपी मार्क कर लेना, वेरी वेरी आईएमपी मार्क कर लेना, किसे मार्क कर लेना, चंदेल वंश को। चंदेल वंश एग्जामिनर का फेवरेट है, इसे वेरी इंपोर्टेंट मार्क करना चंदेल वंश को। वेरी वेरी आईएमपी मार्क कर लेना इसे, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसे मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, चंदेल वंश को वेरी आईएमपी। उसके बाद बात कर लेते हैं गुर्जर वंश है, गुर्जर प्रतिहार वंश है, गुर्जर प्रतिहार वंश है। ये सभी जो अब मैं आपको ये उच्च कल्प के बाद लिख रहा हूँ, ये सभी मोस्ट आईएमपी हैं, इनसे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार ये ऊपर से जो आपको चाहे, फिर ओलिकर हो गया, गुप्त वंश हो गया, एक मौर्य और गुप्त को छोड़ दो, एक किसको छोड़ दो, एक मौर्य को और एक आपका गुप्त वंश। और ये ओलिकर वंश में तो एक क्वेश्चन मेनली पूछते हैं कि मालवा नाम देने का श्रेय किसे है, तो ओलिकर वंश को। बाकी से सामान्यतः क्वेश्चन बहुत कम चांसेस रहते हैं कि पूछ लेते हैं वो, लेकिन यहाँ पर जो त्रिपुरी शाखा हो गई, चंदेल वंश हो गया, गुर्जर प्रतिहार वंश हो गया, फिर मालवा का परमार वंश हो गया, ये तो मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, मालवा का परमार वंश। इतिहास में जब क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है आपसे एग्जाम में, तो इन टॉपिक से पूछ लेता, चंदेल वंश है, संस्थापक कौन है, किस मन ने कौन से मंदिर का निर्माण करा था, वो मंदिर कहाँ स्थित है, गुर्जर प्रतिहार वंश, मालवा का परमार वंश, ये मोस्ट आईएमपी है। फिर मालवा में ही जो मुस्लिम सल्तनत की स्थापना हुई थी, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मालवा में मुस्लिम सल्तनत की स्थापना, ये आपको देखिए टॉपिक एक है, लेकिन उसमें आपको देखिए कितने सारी चीजें कवर करना है। निमाड़ का फारूकी वंश, निमाड़ का फारूकी वंश, ये भी इम्पोर्टेंट है। और फिर आपका आ जाता है गड़ा का गोंड वंश, गड़ा का गोंड वंश। आजकल इस टॉपिक पे क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाने लगे हैं। इसमें दुर्गावती पे क्वेश्चन पूछा जाता है, रानी दुर्गावती, वेरी आईएमपी मार्क कर लेना, वेरी आईएमपी है। शंकर शाह, और ये सब गोंड वंश के हैं, शंकर शाह और रघुनाथ शाह, रघुनाथ शाह, इन पे आजकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। कई बार तो जनरल क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है, दुर्गावती किस वंश से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए दुर्गावती गोंड वंश से संबंधित है। शंकर शाह, रघुनाथ शाह, इन पे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है।
फिर निमाड़ का फारूकी वंश भी आईएमपी है। मालवा में परमार वंश, मालवा में मुस्लिम सल्तनत की स्थापना, चंदेल वंश, त्रिपुरी शाखा, गुजर प्रतिहार वंश के वेरी वेरी आईएमपी वंश है। जब इतिहास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जनरली इन टॉपिक से क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है। फिर इसमें आपको चाहे तोमर वंश हो, तोमर वंश पे भी क्वेश्चन कम पूछा जाता है, मतलब थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है तोमर वंश। तो फिर आपका हो गया बुंदेला वंश, अगेन आईएमपी हो गया बुंदेला वंश। तोमर वंश हो गया, बुंदेला वंश हो गया, बघेलखंड राज्य हो गया। तो आपको इसके अंदर ये जो बुंदेला वंश है ये आईएमपी है, इसे आईएमपी मार्क कर लेना। बघेलखंड से की तुलना में जो बुंदेला वंश है इस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपसे जब रियासतें बनने लगी थी इनके बाद, तो रियासतों पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसमें भी इम्पोर्टेंट रियासतें मैं आपको बता दूं, मेनली एक तो आपको होलकर, होलकर रियासत आईएमपी है। फिर आपकी सिंधिया, ये ग्वालियर के सिंधिया वही रियासत की बात हो रही है। होलकर, ये जो इंदौर में होलकर वंश है उसी की बात कर रहे हैं। और भोपाल की रियासत, और भोपाल में जो बेगम वगैरह थी, कौन सी बेगम कब बनी, किस बेगम ने क्या काम करा, वो सब आपसे रियासतों में पूछते हैं। तो अगेन आपको ये इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी आपको मैंने इस टॉपिक से, जो आपका देखिए अभी हम किस पे बात कर रहे हैं, इतने समय जो आपको मैंने सारे टॉपिक नोट कराए, ये केवल और केवल हमने बात करी इस टॉपिक पर कि मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख या महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी थी और प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे। तो आपको इस एक टॉपिक में इतने सारे सब टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आपका ये जो मध्य प्रदेश का इतिहास है और इसके प्रमुख राजवंश तब जाके तैयार होते हैं। आपने भी देख लिया कितने सारे टॉपिक्स हैं। तो आप क्या करें, कैसे इसे तैयार करें, आपका अगला प्रश्न यही होगा। तो मैं आपको इसके लिए एक सलाह देता हूँ, इस टॉपिक को तैयार करने के लिए जो पॉइंट 1 है कि मध्य प्रदेश का इतिहास और प्रमुख राजवंश, इसको तैयार करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इस टॉपिक को रोज आपको आधे से 1 घंटा 30 मिनट से लेकर आपको 60 मिनट तक इस टॉपिक को डेली देना चाहिए, और रोज इस टॉपिक को थोड़ा थोड़ा आपको क्या कर लेना चाहिए, तैयार कर लेना चाहिए। क्योंकि आजकल एमपी में जब देखा गया, एमपी पूछा जाता है तो आजकल इतिहास से जरूर प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। अगर आप इससे 2-3 साल पुराना ट्रेंड देखेंगे एमपी का, अगर हम बात करें 2019 या 2018 की एग्जाम देखें, 2016 की एग्जाम देख लो, 2017 की देख लो, ये जो एमपीपीएससी एग्जाम कराता है, तो इस समय का जो ट्रेंड देखते हैं हम 2016, 17, 18, यहाँ पर इतिहास से संबंधित प्रश्नों की संख्या ना के समान थी। परंतु जब इसके बाद 2019 से लेकर आज हम 2022 तक के पेपर देखें, चाहे 2019 की पीएससी हो, 2020 की या 2021 की पीएससी हो, इनमें लगातार आजकल इतिहास से प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। तो यहाँ पर संभावना है कि आपकी एग्जाम में भी इस टॉपिक से मिनिमम 2 क्वेश्चन, और हो सकता है 3 क्वेश्चन तक आपसे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए, और अगर 3 क्वेश्चन की जब हम बात कर ले तो ये ले 2 से 3 क्वेश्चन में जब हम बात करें मार्क्स की, तो ये आपके 2 से 3 क्वेश्चन 6 से 9 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, तो एक बड़ा वेटेज ये टॉपिक रखता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको इस टॉपिक को जरूर तैयार करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जो आपके सिलेबस में है कि स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। अगेन मोस्ट आईएमपी टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। और ये टॉपिक जहां मतलब मध्य प्रदेश के इतिहास और संस्कृति की बात करते हैं, ये जो टॉपिक जैसे अपने आप में एक बड़ा टॉपिक हो जाता है जिसको तैयार करने में काफी समय लगता है, तो ये मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन में जब हम मध्य प्रदेश के योगदान की बात करते हैं, तो अगेन ये एक छोटा टॉपिक हो जाता है जो लगभग 2 दिन में, अगर आप 2 दिन में 6 से 8 घंटे अगर आपने समय दे दिया, तो ये टॉपिक आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। टोटल अगर घंटों की बात करें तो 6 से 8 घंटे में ये जो स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान है पूरी तरह से तैयार हो जाता है। और अगर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो 4 दिन मान लीजिए कि 4 से 5 दिन में ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाता है। और आजकल इस टॉपिक से एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और यहाँ से भी इस टॉपिक से भी 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आजकल बनने लगे हैं। 2 क्वेश्चन जनरली देखा गया है कि इस टॉपिक से आजकल आने लगे हैं, और बहुत अच्छा टॉपिक है। तो आखिर इस टॉपिक में जब हम बात करें स्वतंत्रता
आंदोलन की कि स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या क्या योगदान है, इस टॉपिक को हम देखें। स्वतंत्रता स्वतंत्रता आंदोलन में आप ये नोट करते चलना, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। तो जब हम इस टॉपिक को देखते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, तो आखिर इसमें आपको क्या क्या पढ़कर जाना पड़ेगा। देखिए आपके सिलेबस में यही लाइन मेंशन है कि स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, केवल इतनी लाइन मेंशन है। पर आखिर इसमें आपको क्या क्या कवर करना पड़ेगा, तो इसमें सबसे पहले तो आपको कवर करना पड़ेगा कि जो 1857 की क्रांति थी, 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश का योगदान, ये विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, इस विद्रोह में कौन कौन व्यक्ति थे, इंदौर में किसने सहयोग दिया था, महू छावनी से किसने सहयोग दिया था, नीमच से किसने दिया था। इस तरह आपको उन व्यक्तियों के नाम और वो घटना किस स्थिति को कहाँ पर हुई थी, वो को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी में आपको 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश के योगदान में ही आपको किन किन को तैयार कर लेना है, जिन पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे टाटिया टोपे हो गए। ठीक है, फिर आपका रानी लक्ष्मीबाई हो गई, रानी लक्ष्मीबाई हो गई। और इनकी अंगरक्षिका का नाम क्या था, तो इनकी अंगरक्षिका का नाम था झलकारी बाई। तो रानी लक्ष्मीबाई इनकी अंगरक्षिका थी, झलकारी बाई ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। रानी अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई और इनकी अंगरक्षिका कौन थी, तो इनकी थी गिरधारी बाई। कई बार यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि गिरधारी बाई किसकी अंगरक्षिका है या झलकारी बाई किसकी अंगरक्षिका है, तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो टाटिया टोपे को भी आप तैयार करेंगे, रानी लक्ष्मीबाई को तैयार करेंगे, रानी अवंतीबाई को तैयार करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था या रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है, ये क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है, या रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध किससे हुआ था, रानी अवंतीबाई कहाँ की रियासत संभालती थी, तो रामगढ़ मंडला की रियासत को रानी अवंतीबाई संभालती थी। इनका युद्ध किसके साथ हुआ था, इस तरह के यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टांटिया भील पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से है, इनका क्या योगदान है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। सादत खां पे क्वेश्चन पूछा जाता है, सादत खां का 1857 की क्रांति में योगदान क्या है, कहाँ से इनने योगदान दिया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। टांटिया भील हो गए, भीमा नायक हो गया, तो ये सब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। झलकारी बाई हो गई, गिरधारी बाई मैंने आपको वो बता दिया कि लक्ष्मीबाई की कौन है, तो लक्ष्मीबाई की झलकारी बाई है और अवंती बाई की गिरधारी बाई अंगरक्षिका थी। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और 1857 की क्रांति में ही ये शंकर शाह, रघुनाथ शाह, इनका भी योगदान था। तो ये सभी आपको उस टॉपिक में कवर करना है। तो ये जो आपका 1857 की क्रांति में जो योगदान है, ये आप पढ़ेंगे। और इस टॉपिक में ही आप इनको टाटिया टोपे को, रानी लक्ष्मीबाई को, रानी अवंतीबाई को, टांटिया भील को, सादत खां को, भीमा नायक को, इनको भी आप तैयार करते चलेंगे। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है, रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध किसके साथ हुआ था, रानी अवंतीबाई कहाँ की किस रियासत की शासिका थी, टांटिया भील कहाँ के थे, टांटिया भील का जन्म कहाँ पर हुआ था, 1857 की क्रांति में सादत खान ने कहाँ से योगदान दिया था, भीमा नायक को कब फांसी दी गई थी या भीमा नायक को कहाँ पर फांसी दी गई थी। इस तरह के इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपको जो 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में, ये तो आपको कवर करना ही करना है। साथ ही साथ ये जो स्वतंत्रता आंदोलन है, मतलब जब भारत आजाद हो रहा था, तो इस समय मध्य प्रदेश ने भी अपना योगदान दिया था स्वतंत्रता आंदोलन में। तो कई सारे ऐसे भी आंदोलन थे जो कि मध्य प्रदेश में चलाए गए थे।
और जो आंदोलन मध्य प्रदेश में चलाए गए थे वो भी आपको जो इम्पोर्टेंट है वो भी आपको तैयार करना है। जैसे झंडा सत्याग्रह, ठीक है, तो कई बार तो यही पूछ लिया जाता है कि ये झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि झंडा सत्याग्रह जबलपुर में हुआ था। कई बार ये पूछ लेते हैं कि झंडा सत्याग्रह कब हुआ था। देखिए 1923 में हुआ था। ठीक है, तो डीप क्वेश्चन के साथ साथ बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। झंडा सत्याग्रह कब हुआ था, आपको ऑप्शन दे देते हैं 1920, 1921, 1922, 1923। तो आपको पता होना चाहिए 1923 में हुआ था। झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ था, जबलपुर में हुआ था। झंडा सत्याग्रह में कौन कौन व्यक्ति सम्मिलित थे ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात कर लेते हैं जंगल सत्याग्रह। ठीक है, तो जंगल सत्याग्रह कब हुआ था, तो ये जंगल सत्याग्रह 1930 में हुआ था। इसी को एक और नाम से भी जान लेते हैं, जंगल सत्याग्रह कहते हैं, या इसे घोड़ा डोंगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार जब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो यही पूछ लेते हैं घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह कब हुआ था। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि जो घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह ये 1930 में हुआ था। ये कहाँ पर स्थित है, तो देखिए बैतूल में स्थित है। ये जगह पूछ ली जाती है घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का बैतूल जिला है, वहां पर हुई थी घटना। कब हुई थी, 1930 में हुई थी। इस तरह के क्वेश्चन आपसे इस टॉपिक पर बनते हैं। नमक सत्याग्रह आपसे पूछ लिया जाता है, नमक सत्याग्रह कब हुआ था, ये भी 1930 में हुआ था। नमक सत्याग्रह भी, नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जैसे चरण पादु का सत्याग्रह। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है ये, तो चरण पादु का सत्याग्रह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चरण पादु का सत्याग्रह कब हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए जो चरण पादु का सत्याग्रह ये 1931 में हुआ था। कई बार क्वेश्चन आपसे ये ना पूछते हुए एग्जामिनर क्या पूछता है, इसे वेरी आईएमपी मार्क कर लेना, कि मध्य प्रदेश का जलिया जलिया वाला मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहते हैं। और आपको जो ऑप्शन दिया जाता है वो चरण पादुका सत्याग्रह। तो ये बात याद रखना कि चरण पादुका सत्याग्रह को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। और इस पे जनरली जो क्वेश्चन पूछता है वो यही पूछा जाता है। इस लाइन को याद कर लेना कि मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहते हैं। तो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये जो चरण पादुका सत्याग्रह था वो जो कि 1931 में हुआ था, इसे कहते हैं। इसे ही मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, चरण पादुका सत्याग्रह को। ठीक है, कुछ और भी इस सत्याग्रह या कुछ और भी हत्याकांड हुए हैं, जैसे पंजाब मेल हत्याकांड, पर ये थोड़ा सा लेस आईएमपी है। पंजाब मेल पंजाब मेल हत्याकांड हो गया, ये लेस इंपॉर्टेंट है। इसके कंपैरिजन में ये झंडा सत्याग्रह तो मोस्ट आईएमपी है। जंगल सत्याग्रह, घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, चरण पादुका सत्याग्रह तो वेरी वेरी आईएमपी है। ये तो आपको याद ही होने चाहिए, किसी पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है सबसे पहले कि झंडा सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1923 में हुआ था। झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ था, जबलपुर में हुआ था। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह कब हुआ था, 1930 में हुआ था। कहाँ हुआ था, बैतूल में हुआ था। नमक सत्याग्रह कब हुआ था, 1930 में हुआ था। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड का कहाँ हुआ था, तो चरण पादुका सत्याग्रह को ही मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। कहाँ हुआ था तो और कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। ठीक है, तो ये मोस्ट आईएमपी है। अब लेस आईएमपी में देख लें तो जैसे पंजाब मेल हत्याकांड, इसके कम चांसेस है कि आपसे एग्जामिनर इस पॉइंट पे जाके क्वेश्चन पूछे, पंजाब मेल हत्याकांड पूछ ले, या फिर सोहावल वाला पूछ ले, सोहावल का नरसंहार। तो ये इसके कम चांसेस है। पंजाब मेल हत्याकांड या सोहावल का जो नरसंहार है ये लेस इंपॉर्टेंट है उनके कंपैरिजन में, उन चारों के कंपैरिजन में। जहाँ पंजाब मेल हत्याकांड 1931 में घटनाक्रम हुआ था, तो ये सोहावल का 1938 के आसपास हुआ था। लेकिन अगेन मोस्ट आईएमपी हो जाता है त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन अगेन एक मोस्ट आईएमपी हो जाता है। तो इसे फिर वेरी आईएमपी याद करना है। कांग्रेस का एक अधिवेशन था जिसमें अध्यक्ष को चुनने को लेकर जवाहरलाल नेहरू जी और उनके बीच में गांधी जी भी आ गए थे। गांधी जी किसी दूसरे को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और
जवाहरलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी जीत गए थे, तो इसमें एक वो विवाद खड़ा हो गया था, उससे संबंधित ये एक त्रिपुरी अधिवेशन या त्रिपुरी घटना है। तो ये कब की हुई थी, कहाँ हुई थी, ठीक है, कौन अध्यक्ष था, इस तरह के इस टॉपिक से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। त्रिपुरी कहाँ है, तो ये त्रिपुरी जबलपुर में है। कब हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन, 1939 में। इस तरह के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसे वेरी आईएमपी आप मार्क कर लेना, वेरी आईएमपी। आप ये टॉपिक नोट करते चल रहे होंगे, ठीक है। फिर रीवा का चावल आंदोलन, ये अगेन थोड़ा सा लेस इम्पोर्टेंट है। रीवा का चावल आंदोलन, कम चांसेस है इसके पूछे जाने के, रीवा के चावल आंदोलन के। तो आपको इस एक टॉपिक में इतने सारे टॉपिक्स तैयार करके चलना है। रीवा का चावल आंदोलन लगभग 1947 के आसपास हुआ था, ठीक है। तो ये जो आपके हम बात कर लेते हैं, आपका जो टॉपिक नंबर 2 है, जिसमें बात की जाती है मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। आपको इतने टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं, ठीक है। और ये बहुत छोटे हैं, सब पे एक सत्याग्रह पे दो दो चार चार आठ आठ लाइन आपको पढ़नी है और आपका ये टॉपिक तैयार होते चला जाएगा। झंडा सत्याग्रह चार छह लाइन पढ़ेंगे, आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। कहाँ हुआ था, क्या था, कौन व्यक्ति सम्मिलित थे। उसी तरह जंगल सत्याग्रह या घोड़ा डोंगरी का सत्याग्रह या मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे चरण पादुका सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। और सब पे आपको बेसिक बेसिक जानकारी रखना है, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कौन व्यक्ति उसमें सम्मिलित थे और वो घटना आखिर क्या थी, ये बात आपको तैयार करना है। तो इस तरह आपके दो टॉपिक तैयार होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपका जो टॉपिक नंबर 3 है कि मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति। तो ये जो आपकी मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति है, ये जो टॉपिक नंबर आपका 3 है, मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति पर जो आपका बात करता है, इसके अंदर देखिए आपका एक और टॉपिक इंक्लूड हो जाता है इसी के अंदर, ये साथ साथ चलता है कि मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के साथ ही साथ आपका ये जो टॉपिक को आप कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार हो गए, इसमें आपका मेले भी आ जाएगा आपका, साथ ही साथ जो आपके उत्सव होते हैं, उत्सव भी इसमें आपको कवर करना पड़ेंगे और आपको समारोह भी कवर करना पड़ेंगे, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी लिखी होती है सिलेबस में ऊपर ही ऊपर, पर कुछ चीजें डीम्ड होती हैं कि अगर त्योहार लिखा है तो त्योहार के साथ ही साथ आपको उसमें मध्य प्रदेश के मेलों को भी कवर करना पड़ेगा, मध्य प्रदेश के उत्सव को भी कवर करना पड़ेगा, मध्य प्रदेश में जो समारोह होते हैं उन समारोह को भी, जैसे मध्य प्रदेश समारोह कहाँ होता है, फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। क्यों पूछते हैं, क्योंकि व्यक्ति सोचता है मध्य प्रदेश का समारोह है तो एमपी में ही होता होगा। तो मध्य प्रदेश समारोह कहाँ होता है, मध्य प्रदेश समारोह नई दिल्ली में होता है। ये बात याद कर लेना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो मध्य प्रदेश समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश समारोह कहाँ होता है। और आपको जो पहला ही ऑप्शन दिया जाता है, ऑप्शन ए आपको हमेशा दिया जाता है भोपाल, ठीक है। ऑप्शन बी आपको दिया जाता है इंदौर, सी ऑप्शन आपको दिया जाता है जबलपुर और डी ऑप्शन में ले जाकर एग्जामिनर देता है नई दिल्ली, ठीक है। एग्जामिनर को भी पता है कि स्टूडेंट कहाँ गलती करते हैं। तो ये बात याद रखना कि जो मध्य प्रदेश समारोह है वो नई दिल्ली में आयोजित होता है, अच्छे से इसे याद कर लेना। तो ये जो आपका मध्य प्रदेश का कला और संस्कृति है, इस टॉपिक को, इसी का मतलब जब हम देखते हैं कि कला और संस्कृति में, तो ये कला और संस्कृति के अंतर्गत ही आपके लोक संगीत, लोक कलाएं, मेले, त्योहार, पर्व, उत्सव, ये सभी लोक कला संस्कृति के अंदर आ जाते हैं। जहाँ कला में आपकी चित्रकला भी आपको कवर करना पड़ेगी, शिल्प कला भी आपको कवर करना पड़ेगी, तो वहीं संस्कृति में आपको ये सब आ जाएगा। फिर चाहे वो लोक संगीत हो, लोक कलाएं हो, लोक नृत्य हो, ठीक है। त्योहार में आपको पर्व, मेले, उत्सव, समारोह, ये सब करना है। तो इसलिए इन दोनों टॉपिक को आप क्या करेंगे, इन दोनों को टॉपिक को आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे। इसको आप, इन लाइनों को आपको अलग अलग नहीं समझना, इनको आपको कनेक्ट करके पढ़ना है। पॉइंट नंबर, ये जो 3 है मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति, और ये जो पॉइंट नंबर 5 है मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, जिसमें लोक संगीत, लोक कलाएं भी आएगा, इसको आपको कनेक्ट करके एक साथ पढ़ना है। तो आखिर अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ये देख लेते हैं। तो जो आपका टॉपिक नंबर 3 है, जिसमें मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति की बात होती है, मध्य प्रदेश की
कला एवं संस्कृति, मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति। और जो आपका पॉइंट नंबर 5 है, पॉइंट नंबर 5, एक मिनट, पॉइंट नंबर जो आपका 5 है उसके अंदर आपके आ जाते हैं त्योहार आ जाते हैं। इन त्योहार में ही आपको क्या इंक्लूड कर लेना, आपको पर्व भी इसमें कवर कर लेना है, इसी के अंदर आपको मेले भी कवर कर लेना है, इसी में आपको उत्सव भी कवर कर लेना है, और इसी में आपको जो मध्य प्रदेश में समारोह होते हैं वो भी आपको इसी में इंक्लूड कर लेना है, इसी टॉपिक में। ठीक है। और इसके अंदर आप और क्या कवर करेंगे, तो जो लोक संगीत है ये भी आपके सिलेबस में लिखा है, लोक संगीत और एवं लोक कलाएं। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस में देखिए त्योहार लिखा है पॉइंट नंबर 5 में, ये त्योहार, ये रहा त्योहार, और ये लोक संगीत और लोक कलाएं। तो हमने इसके अंदर देखिए ये त्योहार को भी रख लिया। ठीक है, ये त्योहार, इस त्योहार में लोक संगीत भी आ गए और लोक कलाएं भी आ गए। तो त्योहार में ही आपको पर्व, मेले, उत्सव, समारोह ये सब कवर करना है। और जो आपका पॉइंट नंबर 3 है जिसमें मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति की बात की गई है, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट करके पढ़ना है हमें, इन दोनों पॉइंट को। ठीक है। तो अब आखिर इसमें और क्या क्या पढ़ना है आपको, वो नोट कर लेते हैं हम। ठीक है, मैं आपको नोट करा देता हूँ कि जो मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति की बात करते हैं, तो देखिए हम बात कर लेते हैं त्योहार की। तो त्योहार की बात कर लेते हैं, त्योहार बोल लो, पर्व बोल लो, या उत्सव बोल लो। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या कवर करना है इन त्योहार, पर्व और उत्सव में। तो इसके अंदर आपको जैसे, अब त्योहार कौन से कवर करना है, जो मध्य प्रदेश के त्योहार है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कौन से त्योहार होंगे, तो देखिए जैसे आपके दिवाली है, राखी है, होली है, ये त्योहार तो मनाते ही मनाते, परंतु जब हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ जो जैसे जनजातियां हैं वो त्योहार मनाती, तो जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पिक करता है वो जो क्षेत्रीय होते हैं या जनजाति से संबंधित होते हैं वो क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है। जैसे त्योहार में आपसे पूछ लेता है घड़लिया। ठीक है, नोट कर लेना, सुआटा कहाँ मनाया जाता है, किसका त्योहार है, सुआटा। ठीक है, हरेटी। अब अगर आपने एमपी पहले नहीं पढ़ा होगा तो ये नाम ही आपको अजीब लग रहे होंगे कि घड़लिया, सुआटा, हरेटी। ठीक है, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि लारू काज, ये जनजाति का ये त्योहार है। तो लारू काज गोंड जनजाति का फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, मोस्ट आईएमपी मार्क कर लेना इसे कि लारू काज किस जनजाति का त्योहार है। तो आपको ये बात याद होना चाहिए, लारू काज गोंड जनजाति का त्योहार है, पूछ लेता है एग्जामिनर। ठीक है, फिर आपका बच्चा वरस, ये सब त्योहार है और ये सब आपको तैयार करना है। ठीक है, भगोरिया अगेन मोस्ट आईएमपी है, कई बार एग्जामिनर ने इस पे क्वेश्चन पूछा है कि जो भगोरिया त्योहार है क्या है, कौन सी जनजाति मनाती है। तो देखिए जो भगोरिया है मोस्ट आईएमपी है, भील जो जनजाति है इनका एक त्योहार है, ये जो कि कब मनाया जाता है, होली पे मनाया जाता है। ठीक है, और ये उनका एक विवाह का संबंध में ये त्योहार होता है, इसलिए इसको परिणय पर्व कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो ये विवाह के संदर्भ में त्योहार है। ठीक है, तो भगोरिया मोस्ट आईएमपी है, लारूकाज मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, फिर और भी पर्व हैं, जैसे आपका नौवान पर्व हो गया। अब ये नौवान पर्व कहाँ मनाते हैं, तो ये नौवान पर्व आपका बुंदेलखंड में मनाया जाता है, बुंदेलखंड में बनता है ये त्योहार। फिर आपका गणगौर हो गया, गणगौर अगेन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कहाँ मनाते हैं, तो मालवा अंचल का है ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछता है कि गणगौर कहाँ मनाया जाता है, तो ये मालवा अंचल का त्योहार है। गण और गौर ये क्या है, ये शिव और पार्वती जो है, मतलब शिव मतलब शंकर भगवान और पार्वती माता, ये उनकी आराधना का एक पर्व है, एक त्योहार है गणगौर। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी कहाँ मनाते हैं, मालवा अंचल में मनाया जाता है। फिर नौराता, अब नौराता से आपको पता है नवरात्रि,
ठीक है, तो ये वही नौराता है। नौराता माँ दुर्गा का 9 दिन का ये त्योहार होता है, उसे नौराता कहते हैं। ये को आपसे ये त्योहार पे पूछ लेते हैं। रसनवा किस जनजाति का है? तो ये रसनवा जो बेगा जनजाति है उसका ये त्योहार है। जैसे भील का भगोरिया है, लारू का गोंड का है, उसी तरह जो ये रसनवा है, ये रसनवा पर्व या त्योहार बेगा जनजाति का है। फिर आपका संजा हो गया, संजा और मामूलिया त्योहार हो गया। संजा हो गया, मामूलिया हो गया, तो ये सभी त्योहार है, मनाए जाते हैं। एक आपका मड़ई हो गया, ये भी किसका है? मड़ई भी गोंड जनजाति का है। लारूकाज भी उनका ही है, गोंड का ही है लारूकाज। और मड़ई भी, तो साथ में लिख लो। लारूकाज और मड़ई किसका है? दोनों गोंड के त्योहार है। पूछ लेता है लारूकाज किसका त्योहार है? गोंड जनजाति का है। मड़ई किसका है? गोंड जनजाति का है। रसनवा किसका है? बेगा जनजाति का। भगोरिया का कौन सा है? भील जनजाति का भगोरिया त्योहार है। तो ये आपसे त्योहार या पर्व पे क्वेश्चन आपसे, या उत्सव बोल दो, तो इन पे क्वेश्चन आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका एमपी दिया गया है, वो एमपी अपने आप में एक विस्तृत है। उसको आप सोचे मैं 10 दिन में तैयार कर लूंगा, मैं 15 दिन में तैयार कर लूंगा, तो आप इसको ऐसा नहीं कर सकते। ये अपने आप में एक डिटेल्ड सिलेबस है, जिसे आपको रोज थोड़ा थोड़ा तैयार करना पड़ेगा। रोज डेली बेसिस पर आपको कुछ ना कुछ तैयार करते रहना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा। तब जाके आपका ये जो एमपी है, मध्य प्रदेश है, वो तैयार होगा। ठीक है, क्योंकि अपने आप में ये डिटेल सिलेबस है, और यहाँ से क्वेश्चन भी इसी तरह के पूछे जाते हैं कि भगोरिया पर्व किस जनजाति का त्योहार है? मध्य प्रदेश की कौन सी सबसे बड़ी जनजाति है? ठीक है, मध्य प्रदेश में जनजातियों की कुल कितनी संख्या है? मध्य प्रदेश में जातियों जनजातियों की कितनी सीटें आरक्षित है? विधानसभा की कुल कितने सीटें हैं? मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? इस तरह के नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे एमपी के पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेले पर। हमने पर्व, त्योहार, उत्सव देख लिए थे। ये देखिए, हमने क्या देख लिया था? त्योहार देख लिया था, पर्व देख लिया था, उत्सव देख लिया था। अब हम देख लेते हैं मेलों को। ठीक है, तो मेले पे बात कर लेते हैं। मेले में कौन कौन से त्योहार? देखिए, मेले भी मध्य प्रदेश में कई सारे मेले लगते हैं, परंतु हम यहाँ पर आईएमपी आईएमपी मेले की ही मैं बात कर रहा हूँ। जैसे ग्वालियर मेला। ठीक है, ग्वालियर मेला कहाँ पे लगता है? ग्वालियर का ये व्यापार मेला है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कब से चालू हुआ था, किसने चालू करा था? इस तरह के यहाँ से आपसे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं ग्वालियर व्यापार पे। जबकि जागेश्वरी देवी पे क्या पूछा जाता है कि जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? ठीक है, तो ये मेले एक बहुत ही छोटा टॉपिक है। 15-20 मिनट, आधा घंटा में आप याद करोगे, पर बार बार इस टॉपिक को रिविजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है, तो आपको प्लेस याद रखना बस। जैसे कुंभ का मेला कहाँ लगता है, तो आप सबको पता है कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है। कुंभ का मेला कहाँ लगता है? उज्जैन में लगता है। तो बस ये आपको ऐसे ही सबके प्लेस याद रखना है। तनकुआ का मेला कहाँ लगता है? तनकुआ का मेला कहाँ लगता है? पीर बुधान का मेला कहाँ पर लगता है? तो ये आपको बस ऐसी ये सबके स्थान याद कर लोगे, आपका सामान्यतः क्वेश्चन बन जाएगा। नागा जी का वो मेला कहाँ पर लगता है? ठीक है, कान्हा बाबा का मेला कहाँ पे लगता है? ये क्वेश्चन पूछ भी लेता है। तो कान्हा बाबा का मेला कहाँ पर लगता है? इंपॉर्टेंट है। गोटमार का मेला कहाँ पर लगता है? तो ये मोस्ट आईएमपी है, वही मैं आपको मेले यहाँ पर नोट करा रहा हूँ, जो वेरी आईएमपी है, जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। महामृत्युंजय का मेला कहाँ पर लगता है? तो इसलिए आप इनको नोट भी कर लेना और याद भी रखना, क्वेश्चन एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। गोटमार्ग मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? नागा जी का मेला कहाँ लगता है? जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है? मानदाता मेला कहाँ लगता है? ये जो मानदाता है, ये आपका जो खंडवा है, वहां पर लगता है ये मेला, खंडवा में। चंडी देवी का मेला कहाँ पर लगता है? नाथचांद का मेला कहाँ लगता है? तो इस तरह ये जो आपका मेले वाला टॉपिक है, वो आपसे इस तरह के क्वेश्चन मेले वाले टॉपिक से पूछते हैं कि नाद चांद का मेला कहाँ पर लगता है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं समारोह पर। क्या कि समारोह में क्या क्या आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। समारोह में तो मैंने पहले ही आपको एक क्वेश्चन बता दिया समारोह में।
समारोह में पहला ही क्या क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, जो वेरी आईएमपी है, कि मध्य प्रदेश समारोह का आयोजन कहाँ पर होता है। तो ये मध्य प्रदेश समारोह का आयोजन कहाँ पर होता है बता दिया था, याद भी होगा आपको। देखिए ये नई दिल्ली में लगता है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश समारोह नई दिल्ली में लगता है। ठीक है, और आपको ऑप्शन में भोपाल भी देंगे तो कंफ्यूज मत होना। मध्य प्रदेश समारोह आपका नई दिल्ली में लगता है। फिर आपके और दूसरे समारोह जैसे खजुराहो, तो अब आप इसको लोकेशन से भी याद रखते हैं कि खजुराहो छतरपुर में, तो खजुराहो समारोह। ठीक है, तो ये खजुराहो समारोह हो गया, ये छतरपुर में लगता है खजुराहो समारोह। कहाँ पर होता है, छतरपुर में लगता है खजुराहो समारोह। फिर आपका कालिदास भी आईएमपी है, कालिदास समारोह। कालिदास समारोह उज्जैन में होता है ये, कालिदास समारोह उज्जैन। फिर आपका तानसेन समारोह हो जाता है, तानसेन कहाँ पर लगता है, तानसेन समारोह। तानसेन समारोह, तानसेन, तानसेन समारोह ग्वालियर में लगता है। तानसेन समारोह ग्वालियर में। फिर मैं आपको जगह भी बताता हूँ ताकि आपको कुछ ना कुछ याद भी हो जाए। सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, कालिदास समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है, आपको पता होना चाहिए उज्जैन में होता है। तानसेन समारोह कहाँ पर होता है, तो तानसेन समारोह आपका ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है, उस्ताद अलाउद्दीन। ये सब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है, कब से समारोह प्रारंभ हुआ था, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। कालिदास समारोह कहाँ लगता है, तानसेन समारोह कहाँ लगता है, मध्य प्रदेश समारोह कहाँ आयोजित होता है, कब से आयोजित किया जाता है, ये सब इम्पोर्टेंट है। ओरछा उत्सव, ये ओरछा उत्सव हो जाता है एक। एक मालवा उत्सव भी हो जाता है। जो लोग मालवा के होंगे वो इसको जानते हैं कि इंदौर में जगह जगह जब ये उत्सव आयोजित किया जाता है तो इसके इंदौर में कई जगह पोस्टर लगे होते हैं, तारीखें लिखी होती है कि किस तारीख से शुरू होगा और क्या क्या वहां पर आयोजन किया जाएगा, बकायदा इसे मेंशन होता है। तो ओरछा उत्सव हो गया, मालवा उत्सव हो गया, एक भोपाल उत्सव हो जाता है, निमाड़ उत्सव हो जाता है। तो ये सभी उत्सव हैं। ठीक है, निमाड़ उत्सव। फिर ये सब आईएमपी आईएमपी ही मैं आपको बातें बता रहा हूँ। बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह, बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह, बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह के ये कहाँ पर लगता है, उस्ताद आमिर खान समारोह। ये अगेन मोस्ट आईएमपी है, इस पर एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि उस्ताद आमिर खान, उस्ताद आमिर खान संगीत समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, उस्ताद आमिर खान संगीत समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। तो ये इंदौर से संबंधित थे, इसीलिए उस्ताद आमिर खान संगीत समारोह का आयोजन भी कहाँ, इंदौर में किया जाता है। इंदौर में इसका समारोह आयोजित किया जाता है। तो ये सभी, और एक युवा महोत्सव। तो ये इस तरह जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आपके समारोह थे वो मैंने आपको बता दिए। तो देखिए टॉपिक कितना छोटा दिखता है। देखिए लाइन जब आपने देखी, क्या लिखा है, मध्य प्रदेश का कला और संस्कृति। फिर एक और पॉइंट क्या, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार। परंतु देखिए आपको इसमें क्या क्या पढ़ कर जाना है, तब जाके आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो आपका लोक संगीत है, आपके सिलेबस में मेंशन है ये लोक संगीत। लोक संगीत आपके सिलेबस में मेंशन है, ये लोक कलाएं मेंशन है, तो अब इस पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, लोक संगीत पे बात कर लेते हैं। तो लोक संगीत, अब आपको ये जब लोक संगीत की बात की जाती है तो इस लोक संगीत में भी आपको क्या क्या कवर करना पड़ेगा। तो देखिए इस लोक संगीत में आपको जो लोक गायन होता है, लोक गायन, ये भी आपको कवर करना पड़ेगा। फिर आपको लोक नाट्य भी कवर करना पड़ेंगे, लोक नाट्य। और एक आपको और क्या कवर करना पड़ेगा, लोक गायन के साथ साथ लोक नाट्य हो गया, और एक और होता है लोक नृत्य।
नृत्य, नाट्य और गायन, ये सब आपको इसमें कवर करना पड़ेंगे। फिर साथ ही साथ आपको इसमें ये तीनों टॉपिक तो आपको लोक संगीत में करने ही है, लोक गायन, लोक नाट्य और लोक नृत्य। इसमें आपको हर को उनके स्थानों के साथ साथ याद रखना है। जैसे जब बात की जाए इन तीनों की, तो इन तीनों को ही आपको, चाहे वो लोक गायन की बात हो, चाहे लोक नाट्य की बात हो, चाहे लोक नृत्य की बात हो, इन तीनों को आपको, जो चाहे फिर वो मालवा हो, तो मालवा में कौन कौन से लोक गायन होते हैं, कौन से लोक नाट्य होते हैं, कौन से लोक नृत्य होते हैं, ये भी आपको कवर करना पड़ेगा। फिर आपको निमाड़ में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं, कौन से लोक गायन होते हैं, कौन से लोक नाट्य होते हैं, बुंदेलखंड में कौन से होते हैं, और बघेलखंड में कौन कौन से होते हैं, ये सब आपको कवर इसमें करना पड़ेंगे। क्योंकि एग्जामिनर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा लोक नृत्य बघेलखंड का नहीं है, या निमाड़ में कौन सा लोक गायन नहीं, कि कौन सा लोक गायन नहीं है, निमाड़ का लोक गायन कौन सा नहीं है। इस तरह के यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि निमाड़ के कौन से लोक गायन है, निमाड़ के कौन से लोक नृत्य है, निमाड़ के कौन से लोक नाट्य है, ये सब आपको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं आपके अगले टॉपिक पर। एक और टॉपिक बचा है, क्या बचा है? लोक कला। ठीक है, ये लोक कला और बचा है, तो हम इस पे भी नोट कर लेते हैं। फिर हम इसके जो रिमेनिंग लाइनें और मेंशन है सिलेबस की, उसे देख लेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं अब लोक कलाओं पर, कि लोक कला है। ठीक है, अब लोक कला की बात कर लेते हैं, तो लोक कला में देखिए आपकी चित्रकला भी आ जाएगी। ठीक है, चित्रकला आ जाएगी, तो ये चित्रकला भी आपको पूरी समझनी है। चित्रकला में आपको क्या क्या समझ के चलना है, तो देखिए चित्रकला में आपको फिर ये भी देखना है कि मालवा की कौन सी चित्रकला है। जैसे मालवा की चित्रकला हो जाती है मांडना, चित्रावण, तो ये भी आपको कवर करना है। ठीक है, फिर वहीं बात करें निमाड़ की चित्रकला की, तो निमाड़ की चित्रकला में वो आपका जैसे जिरोती आ जाता है, पगलिया आ जाती है, ये चित्रकला हो गई। ठीक है, मालवा हो गई, निमाड़ हो गई, बुंदेलखंड की भी आपको चित्रकला देखना पड़ेगी कि बुंदेलखंड में कौन सी चित्रकला प्रचलित है। देखिए जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड के अंदर आपकी सुरेती, मोरते, नोरता, चौक, मामूलिया जैसी चित्रकला वहां पर प्रचलित है। ठीक है, फिर वहीं पर अगर हम बघेलखंड की बात करें कि बघेलखंड में कौन सी चित्रकला आ जाती है, तो बघेलखंड के अंदर आपकी आ जाती है जैसे अंगरोहन, तिलंगा, तो इस तरह की आपकी चित्रकलाएं प्रचलित है। तो चित्रकला में आपको जैसे मालवा की बात करें, तो मालवा के अंदर कौन सी आ जाती है, तो मालवा के अंदर जैसे मांडना आ जाता है, मांडना हो जाती है, एक चित्रावण हो जाती है। ठीक है, अब आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, चित्रावण चित्रकला कहाँ की चित्रकला है? आपको एक ऑप्शन दे देते हैं, मालवा दे दिया, एक बी ऑप्शन दे दिया निमाड़, सी ऑप्शन दे दिया बुंदेलखंड, डी ऑप्शन दे दिया बघेलखंड। तो अब आपको पता है कि चित्रावण मालवा की, आप आराम से टिक कर देंगे कि चित्रावण जो चित्रकला है वो मालवा की चित्रकला है। इसी तरह निमाड़ की चित्रकला कौन कौन सी हो जाती है, तो जैसे पगलिया हो जाती है निमाड़ की, पगलिया। ठीक है, फिर आपकी जिरोती हो जाती है। तो ये क्या है, ये एक क्षेत्रीय चीजें हैं, तो आपको थोड़े से जो इनके नाम है ना, वो थोड़े से सुनने में नहीं आते, इसलिए थोड़े से आपको और लगता है कि पगलिया, किरोती। परंतु अगर आप उस क्षेत्र विशेष से अगर आप संबंधित है, तो फिर आपको ये नाम आपके सुने हुए होंगे, आप और इनसे पहचाने हुए, जान पहचान होगी इनसे आपकी। ठीक है, वहीं फिर अगर हम बुंदेलखंड की चित्रकला की बात कर ले, तो बुंदेलखंड में आपके आ जाता है जैसे सुरेती आ जाती है, बुंदेलखंड की चित्रकला सुरेती हो जाती है, आपकी मूर्तें हो जाती है, नोरता हो जाती है आपका, और आपका जैसे चौक, मामूलिया। ठीक है, तो चौक हो जाती है, मामूलिया हो जाती है, तो ये सभी आपकी बुंदेलखंड की हो जाती है। फिर वहीं पर अगर हम बात करें बघेलखंड की, तो बघेलखंड के अंदर जैसे आपकी अंगरोहन हो जाती है, अंगरोहन हो गई, एक आपकी वो तिलंगा भी हो जाती है। तो ये इस तरह की चित्रकला प्रचलित होती है। फिर आपसे इस कला में एक और आपको पढ़ना रहता है, क्या पढ़ना रहता है, एक आपको जैसे शिल्प कलाओं को भी इसमें कवर करना पड़ता है।
ठीक है? तो इस शिल्प कला में जैसे लकड़ी की कला, तो वो सब चीज़ें भी आपको कास्ट कला जिसके नाम से जानते हैं, तो वो भी आपको कवर करना है। तो ये शिल्प कला वाला भी अगेन आपको इस लोक कला के अंतर्गत कवर करके जाना रहता है। तो इस तरह देखिए जो आपका सिलेबस है, अभी हमने सिलेबस के कौन-कौन से पॉइंट डिटेल में डिस्कस करे, तो अभी हमने इस वीडियो में मार्क कर लेते हैं। ये देखिए मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएँ और प्रमुख राजवंश को कवर करा। ठीक है? मार्क कर लेते हैं हमने कि इस वीडियो में कौन-कौन से पॉइंट को हमने डिटेल में कवर कर लिया है। तो मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना और राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान और मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति, और हमने इसके अंदर मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत और लोक कला, इन पॉइंट्स को कवर करा है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इतने ही डिटेल में, जनजातियों पे बात करेंगे, बोलियों पे बात करेंगे, साहित्यकार और उनकी रचनाओं पर बात करेंगे, पर्यटन स्थल पे बात करेंगे और व्यक्तित्व पे बात करेंगे। उसके बाद हमारा ये जो यूनिट वन का जो डिटेल्ड वीडियो रहेगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले भी मैंने जो पूरी पांचों यूनिट से उस पर वीडियो बनाया था, अगर आपने इन पांचों यूनिट के डिटेल वाला वीडियो आपने नहीं देखा हो, तो वो भी आप देख लेना। इस पांचों यूनिट में क्या क्या है वो उस पर हमने डिस्कस करा था। ठीक है? और आपको जो भी स्टूडेंट को पार्ट बी का कॉमर्स पे हमारी क्लासेस चल रही है, अगर आपको ये क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप पार्ट बी की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपका पूरा जो आपका पार्ट बी का जो कॉमर्स की 10 यूनिट है वो सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा। इसमें आपको पूरे उसमें वीडियो मिलेंगे, प्लस पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे और आपके 18 टेस्ट भी इसमें लिए जाएंगे। टेस्ट का शेड्यूल कैसा रहेगा? तो टेस्ट का शेड्यूल आपका हर वीकली रहेगा। 13 अगस्त से आपके टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्या टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, तो आपको टॉपिक बता दिए जाते हैं। जो जो टॉपिक आपको पढ़ा दिए गए हैं, उन टॉपिक पर, जो टॉपिक आपको पढ़ा दिए हैं उन टॉपिक पर ही आपसे टेस्ट लिया जाता है। कितने एमसीक्यू का टेस्ट होगा? 100 एमसीक्यू का। कितने मार्क्स का होगा? 300 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा। और हर संडे को आपकी टेस्ट सीरीज चलती रहेगी। 17 अगस्त के बाद 20 अगस्त को, फिर 27 अगस्त को, फिर 3 सितंबर को, फिर 10 सितंबर को, 17 सितंबर, 24 सितंबर, उसके बाद 1 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 5 नवंबर, 12 नवंबर, 19 नवंबर, 26 नवंबर, 3 दिसंबर और 10 दिसंबर तक आपकी ये टेस्ट सीरीज चलेगी। और आपकी एग्जाम अभी कब अनुमानित है? तो आपकी जो एग्जाम डेट अभी 17 दिसंबर है, तो वहां तक आपकी देखिए पूरी 10 दिसंबर तक आपको हर संडे टेस्ट भी रहेंगे, ताकि आपकी पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए। तो आपको क्लास से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए, कोर्स परचेज करना हो, तो विजय एकेडमी इंदौर का ऐप डाउनलोड करके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको और भी कुछ जानना हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप जरूर सेव कर लेना, 8962429653। और ये कॉलिंग नंबर है, अगर कॉल पिक नहीं हो तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा इस नंबर पर। ठीक है? ये दोनों नंबर आप जरूर से सेव कर लेना, सभी स्टूडेंट इन नंबर को सेव कर लेना। आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो जरूर से इसे आप लाइक कर देना। तो मैं इस तरह के और भी आपके लिए वीडियोस जल्दी जल्दी लाते रहूंगा। और अगर आपने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा हो तो जरूर आप इसे सब्सक्राइब करना और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि जो भी वीडियोस में डालूं उसका आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इन नंबर्स को आप जरूर सेव कर लेना। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अगले वीडियो में अगेन जो टॉपिक्स अभी रिमेनिंग है हमारे, उन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। तब जाके फिर हमारा जो यूनिट वन का डिटेल्ड डिस्कशन था कि आखिर इन टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ना है, वो कंप्लीट होगा। उसी तरह हम फिर यूनिट टू पर बात करेंगे और उसी तरह हम यूनिट थ्री पर भी बात करने वाले हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।